दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। कहते हैं वक्त का पन्ना जब पलटता है तो धुंधली कहानियों की परतें भी साफ हो जाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल टाइम मशीन। टाइम मशीन में आज हम ट्रैवल करेंगे 61 साल पहले, जब आजाद भारत 14 साल का हुआ था। टाइम मशीन में देखिए कैसे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के चाचा बन गए थे पाकिस्तान के क्रिकेटर। महाराष्ट्र में बना एक मौत का बांध जिसने ले ली थी हजारों लोगों की जान। साथ ही बात करेंगे उस राज्य की भी जो 450 साल बाद भारत में शामिल हुआ। आपको दिखाएंगे कि कैसे केरल में कछुओं की दावत से शुरू हुआ था दहशत का खेल। और टाइम मशीन में बात करेंगे 1961 की उस पेंटिंग के बारे में भी जो 40 करोड़ में बिकी थी। तो चलिए इतिहास की एक्सप्रेस पर सवार होकर आपको दिखाते हैं 1961 की 10 बड़ी कहानियां। आसिफ इकबाल पाकिस्तान का वो क्रिकेटर जिसका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन वो खेले पाकिस्तान में जाकर। हैदराबाद में जन्मे और सानिया मिर्जा के रिश्तेदार आसिफ इकबाल कई वर्षों तक भारत में क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने हैदराबाद की टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। 1960-1961 में जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया, तब आसिफ भारत में ही थे और मध्यम गति के गेंदबाज के तौर पर रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले थे। तब आसिफ इकबाल ने साउथ जोन को रिप्रेजेंट किया था। 1961 में उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में जा बसा। आसिफ ने भी पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने हैदराबाद, कराची, कैंट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की टीम के लिए मैच खेले। पाकिस्तान जाने के बाद वो टीम के मुख्य गेंदबाज बने। आसिफ एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने 1975 के क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान टीम की कमान संभाली थी। पुणे का पंशेत बांध, जिसे तानाजी सागर बांध भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस बांध ने वर्षों पहले ऐसी तबाही मचाई थी जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पंशोत बांध का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। इस बांध को इलाके में सिंचाई और पानी सप्लाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्ष 1961 में यहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। 12 जुलाई 1961 के दिन पंशेत बांध की एक दीवार टूट गई और वहां पानी का सैलाब आ गया। उस वक्त बांध का निर्माण कार्य चल रहा था और बड़ी तादाद में मजदूर लगे हुए थे। लेकिन अचानक बांध फटने से वो पानी के बहाव की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि बांध फटने से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साथ ही आसपास बसे गांवों के सैकड़ों घर भी इस तबाही की भेंट चढ़ गए थे। गोवा, वो जगह जो आज देश के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेस में से एक है। देश विदेश से लोग गोवा में छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी के कई साल बाद तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा पर करीब 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का राज रहा। कहा जाता है कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगालियों से गोवा छोड़ने की मिन्नतें की थीं, लेकिन उन्होंने नेहरू की बात नहीं मानी। आखिरकार 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। भारत की भारी भरकम फौज के आगे 6000 पुर्तगाली टिक नहीं पाए। भारतीय सेना ने जमीनी, समुद्री और हवाई हमले कर पुर्तगाली बंकरों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया था और 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वास्लो डि सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए।
उसके बाद गोवा पुर्तगालियों से आजाद होकर भारत का हिस्सा बन गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। आजादी के बाद से ही भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सुधरने शुरू हो गए थे और शायद यही वजह थी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1952 में राजगद्दी संभालने के बाद 1961 में पहली बार भारत का दौरा किया था। 1961 में जब महारानी अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत के दौरे पर पहुंची थीं, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण पर 21 जनवरी 1961 को क्वीन एलिजाबेथ अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत आईं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी अगवानी के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ब्रिटेन की महारानी उस वर्ष 26 जनवरी की परेड की मुख्य अतिथि थीं। भारत दौरे पर उन्होंने अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ कई शहरों का दौरा भी किया था। इसके अलावा ब्रिटिश महारानी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया था, जिसमें उनको देखने और सुनने के लिए लाखों लोग जुटे थे। वासुदेव गायतोंडे चित्रकारी की दुनिया का वो नाम जिन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। भारत के मशहूर एब्स्ट्रैक्ट चित्रकारों में से एक हैं वासुदेव गायतोंडे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी अमूर्त कला को अपनाने और इसे अलग पहचान देने का श्रेय गायतोंडे को ही जाता है। साल 1961 में उन्होंने एक बेनाम नीले रंग की ऑयल पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग के चर्चे भी खूब हुए। ज़ेन फिलॉसफी और आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। बनाए जाने के 61 वर्ष बाद 11 मार्च 2021 को गायतोंडे की ये पेंटिंग सैफरन आर्ट स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 39 करोड़ 98 लाख रुपए में नीलाम हुई। ये किसी भी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग में शुमार है। और वासुदेव गायतोंडे की इस कलाकृति ने न केवल उनको प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि भारतीय कला और कलाकार की सबसे महंगी कलाकृति का कछुआ, वो जानवर जिसकी खरगोश के साथ रेस की कहानियां सबने सुनी होंगी। हिंदू धर्म में कछुए को बहुत शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु का एक अवतार कछुआ भी था। कहा जाता है कि जहां कछुआ होता है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन वर्ष 1961 में कछुए से जुड़ा एक ऐसा हादसा हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल 1961 में कछुए को खाने से करीब 32 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना केरल के कोल्लम जिले के शक्ति कुलंगारा गांव में हुई। बताया जाता है कि 29 मई 1961 के दिन भारी बारिश के दौरान समुद्र किनारे बसे शक्ति कुलंगारा गांव के लोगों को एक विशाल कछुआ मिला था। बड़े से कछुए को देखकर गांव वाले खुश हो गए कि इससे बहुत से लोगों की भूख मिट जाएगी। गांव लाकर कछुए का मांस पकाया गया, लेकिन कछुए का मांस खाने से 32 गांव वालों की मौत हो गई थी। (1947) में आजादी मिलने के 14 साल बाद भारत दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने में जुटा था। आर्थिक और सामाजिक मोर्चे के साथ खेलों की दुनिया में भारतीय खिलाड़ी अपने झंडे गाड़ रहे थे। और ऐसे ही एक खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर, जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। और नंदू नाटेकर ही वो खिलाड़ी थे जिन्हें 1961 में देश का पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नंदू नाटेकर ने 15 साल लंबे अपने करियर में 1954 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और 1956 में कुआलालंपुर में सेलांगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतकर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 1951 से 1963 के बीच थॉमस कप से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 16 में से 12 सिंगल्स और 16 में से 8 डबल्स मुकाबले जीते थे।
भारत देश में दहेज प्रथा से जुड़े नियम कायदे वर्षों पहले बन गए थे, लेकिन आज भी ये कुरीति समाज में मौजूद है। आजादी के 14 साल बाद 1961 में दहेज निषेध अधिनियम यानी द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था। दहेज विरोधी कानून का उद्देश्य दहेज देने या इसे लेने से रोकना था। 1 मई 1961 को दहेज विरोधी कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत देश में दहेज देना और लेना पूरी तरह वर्जित है। ये भारत में दहेज से जुड़ा पहला राष्ट्रीय कानून है। दहेज निषेध अधिनियम को साल 1961 में 2 बार संशोधित भी किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के मुताबिक शादी के दौरान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या ली गई संपत्ति दहेज मानी जाएगी। धारा 3 के तहत दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बदलते वक्त के साथ दहेज विरोधी कानून में कई जरूरी संशोधन भी किए जा चुके हैं। देश के पहले सैनिक स्कूल की शुरुआत 1961 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के तहत पहला स्कूल खोला गया था। 1961 में देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना में शामिल होने वाले को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना करवाई थी। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन का उद्देश्य था कि छात्र सैनिक स्कूल के जरिए एनडीए की प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकें और बुनियादी प्रशिक्षण भी हासिल कर सकें। पहला सैनिक स्कूल 1962 में महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। आंकड़ों के मुताबिक 1961 से 2021 तक देश में करीब 33 सैनिक स्कूल बन चुके हैं। सैनिक स्कूलों के स्थापना की प्रेरणा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे अब राष्ट्रीय सैन्य स्कूल या RMS कहा जाता है, से मिली थी। इन दोनों कॉलेजों ने भारत को कई सेना प्रमुख दिए हैं। टैक्स या कर मतलब हर तरह की आय पर सरकार को दिया जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा। भारत में कर प्राचीन काल से ही लगाए जाते रहे हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में कर का संदर्भ है, जिसे दुनिया का पहला संविधान माना जाता है। भारत में आयकर आय पर लगाया जाता है। आयकर 2 शब्दों से मिलकर बना है, आय और कर। इससे साफ है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की आय पर लगने वाला कर ही आयकर है। हर आयकर दाता अपनी कमाई के अनुसार सरकार को कर देता है और कर की दर केंद्र सरकार तय करती है। आयकर से जुड़ा कानून आयकर अधिनियम साल 1961 में बना था। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के तहत ही लगाया जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया था। इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित होने वाले बजट में हर साल आयकर की दर में घटाव या बढ़ाव किया जा सकता है। तो टाइम मशीन में आज आपने सफर किया 61 साल पहले और बदलते भारत का, यानी 1961 का, और देखी उस दौर की 10 अनसुनी कहानियां। कल इसी वक्त टाइम मशीन में ले चलेंगे साल 1962 में और आपको दिखाएंगे कि ड्रैगन की चालाकी का एक बहुत बड़ा राज। कल आप देखेंगे कि कैसे देश की जनता ने नेहरू को दान में दिए 50 करोड़। ये वो साल था जब आजाद देश 15 साल का हो चुका था। स्वतंत्र भारत की अनोखी 10 कहानियां कल शाम 6:30 बजे जी न्यूज पर फिर लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.